सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज 7 अगस्त है। मंडल कमीशन रिपोर्ट को भारत सरकार के द्वारा स्वीकार करके और लागू किए हुए 32 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो एक आधी उपलब्धि समाज को, खास करके जो ओबीसी समाज है, उसको 32 वर्ष पहले मंडल रिपोर्ट के लागू होने के बाद मिली। मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 में पार्लियामेंट में आकर के पटल पर रख दी गई थी, पर 1980 के बाद 10 वर्ष के भारी इंतजार के बाद मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई। वामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक संगठनकर्ता बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी ने DS4 के माध्यम से भी मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए 1983 से आंदोलन किया गया। सांकेतिक आंदोलन था ताकि मंडल कमीशन रिपोर्ट को बारे में समाज को, खासकर पिछड़े वर्ग समाज को जानकारी हो सके। उन्होंने उस समय के पिछड़े वर्ग के नेता जो DS4 के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में आते थे, उनसे निवेदन किया कि आप पार्लियामेंट में हैं और मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए आप इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाइए। तो उन्होंने अपनी एक मजबूरी बताई कि अगर हम मंडल कमीशन रिपोर्ट को, मुद्दे को उठाएंगे तो हमारी पार्टी हमारा टिकट काट देगी। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त उस समय 6 पार्टियां थी और तमाम के क्षेत्रीय दल भी थे। उन सब में हाल यही था। इसलिए मानवर कांशीराम जी ने महसूस किया कि हमारे वर्ग के, बहुजन समाज के जो नेता हैं, वो टिकट के कारण जीत के जाते हैं और टिकट शोषक वर्ग के हाथ में है, यथास्थितिवादी ताकतों के हाथ में है। इसलिए शोषक वर्ग का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डायरेक्शन, निर्देश है कि वो मुद्दे ना उठाए जाएं जिन मुद्दों के उठाने से राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियों का जो बौद्धिक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, नियंत्रक वर्ग है, संचालक वर्ग है, वो नाराज हो जाए, अर्थात शोषक वर्ग नाराज हो जाए। इसलिए कोई भी नेता इस मुद्दे को 1980 से लेकर के 1989 तक पार्लियामेंट में, मुझे नहीं स्मरण आता है कि 1989 के पहले पार्लियामेंट में इस पे बहस कराने की कोशिश की गई। पर मानवर कांशीराम जी ने DS4 के बैनर से भी, और जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी, तो बहुजन समाज पार्टी ने प्रमुख एजेंडा रखा कि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा। ये एक बड़ा अभियान लेकर के मानवर कांशीराम जी आगे बढ़े। और मुझे ध्यान आ रहा है कि 1984 में ही संसद का जब मानसून सत्र चला, तो मानसून सत्र के दौरान ही मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए वोट क्लब पर धरना दिया गया
सांकेतिक धरना था जिसमें 5,000 आदमी ही इकट्ठा होते थे, परंतु उन्होंने धारा 144 सीआरपीसी की धारा के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया कार्यकर्ताओं को। तो मानवर कांशीराम जी ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 1 अगस्त 1984 से 14 अगस्त 1984 तक 14 दिन का जेल भरो आंदोलन बोट क्लब दिल्ली में मानवर कांशीराम जी ने आयोजित किया और 13 अगस्त 1984 को बुंदेलखंड के साथियों को लेकर के हम लोग भी उस धरने में नहीं बल्कि जेल भरो आंदोलन में शरीक हुए। थाना राम मंदिर दिल्ली में हमारी गिरफ्तारी हुई और देर रात हमें छोड़ दिया गया। सभी आंदोलनकारियों को छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमें भूल नहीं जाना चाहिए। मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए सड़कों पर आंदोलन उस महान क्रांतिकारी बहुजन नायक पिछड़े वर्गों के नायक मानवर कांशीराम जी ने इस लड़ाई को शुरुआत किया और उन्होंने कहा कि मैं कोई ये राजनीति की रोटियां सेकने के लिए पिछड़े वर्गों के लिए हम एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिछड़े वर्ग के महापुरुष छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तैयार किया, पढ़ा लिखा करके काबिल बनाया, सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के राजा ने, जो दोनों पिछड़े वर्ग के राजा थे, तो उनके सहयोग और मदद के बल पर बाबा साहब अंबेडकर विदेशी शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश जा सके और विश्व विद्वान बन करके वो भारत वापस लौटे। तो 21 मार्च और 22 मार्च 1920 को छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने माणगांव जगह पर एक माणगांव परिषद सम्मेलन बुलाया और ऐलान किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो महान शख्सियत है जो पूरे देश के शूद्रों की लड़ाई लड़ करके आपकी गुलामी की बेड़ियों को काट देगा, गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। इसलिए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरे देश के शूद्रों का नायक घोषित करता हूं। ये एक बड़ी घटना थी, दलित पिछड़ी एकता की ये एक बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। इसके पहले यह संभव नहीं था। 26 जुलाई 1902 को साहू महाराजा ने अपने कोल्हापुर रियासत में शूद्रों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण घोषित किया और इसको लागू किया। के पन्नों में जिन्होंने ब्रह्म नियंत्रित शासन संचालन समिति को भंग कर दिया, जो ब्रह्म नियंत्रित शासन संचालन समिति थी, परंपरा से प्रत्येक राजा के पास ये होती थी। राजा तो कठपुतली होकर के अनेक रियासतों में पिछड़े वर्गों के राजा रहे हैं, क्षत्रिय राजा रहे हैं, पर शासन संचालन समिति, राजपाट संचालन समिति ही सत्ता का नियंत्रण करती थी। छत्रपति साहू महाराजा ने उसको भंग कर दिया और शासन संचालन की बागडोर स्वयं अपने हाथ में लिया। इस प्रकार से साहू महाराजा का जो ऋण था उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अदा किया और बाबा साहब अम्बेडकर को वो सपोर्ट नहीं मिला 1927 और 1930 के गोलमेज सभा लंदन में मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतें माननीय मोहनदास करमचंद गांधी विभाजन करने में कामयाब हो गए। दलित पिछड़ों को
आपस में लड़ाने में, दो फांट करने में कामयाब हो गए और पिछड़े वर्गों का वकालतनामा का समर्थन जब बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिला तो 1931 की गोलमेज सभा लंदन में उन्होंने अछूतों की लड़ाई लड़े और 17 अगस्त 1932 को अछूतों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल के साथ साथ प्रशासन में आरक्षण प्राविधानित हो गया, पर पिछड़े वर्गों की बात तो लटकी रह गई। 60 साल बाद पिछड़े वर्गों की लड़ाई को मानवर कांशीराम जी ने लड़कर जो ऋण था उसको अदा किया। 1984 में जेल भराव आंदोलन चलाया गया और उत्तर भारत के करीब 5 बड़े शहरों में प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की गई। मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। मानवर कांशीराम जी ने भी हालात के नजाकत को देखते हुए आंदोलन रोक दिया और उस 13 नवंबर 1984 को तत्काल चुनाव की घोषणा हो गई। तो मानवर कांशीराम जी ने भी चुनाव में शामिल हुए। उसके बाद मार्च 1985 में विधानसभा के चुनाव हुए और मंडल कमीशन रिपोर्ट की लड़ाई को लगातार जारी रखा गया। इस बीच मानवर कांशीराम जी ने महसूस किया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में पिछड़े वर्ग के नौजवान, पिछड़े वर्ग के थोड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी, पिछड़े वर्ग के वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं जानते हैं कि मंडल कमीशन रिपोर्ट क्या है। उनको यही गुमराह किया गया है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट भी दलितों का आरक्षण का मामला है, अनुसूचित जातियों के आरक्षण का मामला है। इसलिए मानवर कांशीराम जी ने जुलाई 1985 से एक प्रोग्राम डिजाइन किया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट क्या है। इस बारे में पिछड़े वर्गों के नौजवानों को, प्रोफेसर को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, वकीलों को जागरूक किया जाए, जानकार बनाया जाए कि मंडल कमीशन रिपोर्ट तो जो अनुसूचित जातियों से अलग पिछड़े वर्ग हैं उनके हित का मामला है। तो इस प्रकार से ये मंडल कमीशन रिपोर्ट की बात आगे बढ़ी और 500 सिंपोजियम, 5 बड़े सेमिनार 1985 में मानवर कांशीराम जी की अगुवाई में, उनके निर्देश पर देश भर में आयोजित किए गए। और उसके बाद तो फिर चौपाल मीटिंग, कौड़ा मीटिंग, ये गांव-गांव मामला ले जाया गया और बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्गों में जागृति फैली। मानवर कांशीराम जी ने ही आरक्षण की सुस्पष्ट परिभाषा 1985 में दिया कि आरक्षण कोई मुआवजा नहीं है और आरक्षण कोई रियायत नहीं है, आरक्षण कोई गिफ्ट नहीं है बदले में, बल्कि आरक्षण मामला भागीदारी का है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैंने पहली बार ये परिभाषा भी मानवर कांशीराम जी के मुख से ही सुनी। इसलिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई और जब ये महसूस किया गया कि पिछड़े वर्ग का जो बौद्धिक वर्ग है वो मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में काम चलाऊ संख्या में जागरूक हो गया है, इसमें बड़े पैमाने पर दलित वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भरसक परिश्रम किया, मेहनत किया और पिछड़े वर्ग के भी उस समय जो जागरूक लोग थे। तो मानवर कांशीराम जी ने दूसरे चरण के आंदोलन को डिजाइन किया मंडल कमीशन रिपोर्ट के समर्थन में। आरक्षण मामला भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी,
ये संविधान में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लिखी गई है उसकी इससे बेहतरीन परिभाषा और कोई दूसरी नहीं हो सकती, जो हर आदमी के समझ में आए। और आज ये बहुत ही पॉपुलर स्लोगन, नारा बन चुका है। दूसरे चरण में मानवर कांशीराम जी ने कहा कि अब पिछड़े वर्ग के नौजवान, बौद्धिक वर्ग मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में जागरूक हो गए हैं, तो अधिकार प्राप्ति के लिए संघर्ष जरूरी है, सड़कों पर उतरना होगा। तो 14 अप्रैल 1986 से आरक्षण समर्थक रैलियां, हर मंडल में एक रैली आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया और देश भर में करीब 100 रैलियां इस प्रकार की आयोजित हुई। उस पे उन्होंने ध्यान रखा कि निर्धनों का लोकतंत्र अगर देश में कामयाब बनाना है, निर्धनों का लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र अगर धनवानों के कब्जे में है तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, उसके प्राण निकल गए। वो धनवानों का धनतंत्र है और देश भर में आज धनतंत्र प्रत्येक राजनीतिक दल चला रहा है। लोकतंत्र कहां है भाई? लोकतंत्र तो है ही नहीं। पर मानवर कांशीराम जी ने इस खतरे को ध्यान में रखा, जो खतरा 1942 के बाद ही चालू हो गया था। क्योंकि लोकतंत्र में वो क्षमता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, कि वह भारत की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव ला सकती है। इस लोकतंत्र से निर्मित शासन निश्चित रूप से बदलाव लाया जा सकता है। तो इसलिए लोकतंत्र के प्राण खत्म करने के लिए भारत के उस समय के शोषक वर्ग ने, जो उसमें कांग्रेस पार्टी प्रधान रूप से उसका नेतृत्व कर रही थी और माननीय मोहनदास करमचंद गांधी उसके अगुआ थे, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को धनतंत्र बना दिया जाए। वोटों की बिकवाली चालू हो, मतदाता वोट बेचने लगे, तो फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा, धनतंत्र हो जाएगा और उनकी भूमिका प्रभावी हो जाएगी, जो संख्या बल में तो कम है परंतु नोट के बल में ज्यादा है, धनवान है। मानवर कांशीराम जी ने 1986 में, जो 14 अप्रैल 1986 से मंडल कमीशन रिपोर्ट के समर्थन में आरक्षण समर्थक रैलियां डिजाइन किया, आरक्षण समर्थक रैलियां आयोजित की गई, तो उस पे उन्होंने ये पूरा ध्यान रखा कि धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर धनवानों को परास्त करके और धनवानों को जिताकर जो भी हुकूमत बनेगी वह अनिवार्य रूप से धनवानों के ही काम आएगी, निर्धनों के काम नहीं आएगी। और धीरे धीरे करके ऐसे लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठ जाएगा और लोकतंत्र के लबादे में धनतंत्र चल रहा होगा, उससे आम जनता को भारत की कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए मानवर कांशीराम जी ने एक नया रास्ता बुना कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो हुकूमत बनेगी निश्चित रूप से वो निर्धनों के ही काम आएगी, धनवानों के काम नहीं आएगी। इसलिए लोगों ने उनसे पूछा, हम जैसे लोगों ने भी पूछा कि निर्धन के पास साधन कहां है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास पैर का साधन है, बिना डीजल पेट्रोल के चलने वाली 2 पहिया और 2 पैरों से चलने वाली साइकिल का साधन है, इससे आप भारत भ्रमण कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास हाथ का साधन है, इससे दीवार लेखन करके आप जन जन तक अपना विचार, अपना मंतव्य पहुंचा सकते हैं।
तो दीवार पे ही लिखा उन्होंने कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 15 लूट मचाए खासी, अब तो जागो अरे 85। और एक जागृति की दुंदुभी पूरे देश में बजी और ये फैली। तो छोटे सादा अपने इस आरक्षण समर्थक रैलियों के कार्यक्रम में छोटे साधन से बड़े लक्ष्य के प्राप्त करने के बहुत शिद्दत के साथ, सावधानी के साथ इस तौर तरीके का उपयोग किया गया। उससे का आशय यह था कि लोकतंत्र के प्राणों की हत्या ना होने पाए, अधिकार भी मिले, अधिकारों की लड़ाई हो, संघर्ष जरूरी है। मेरे साथियों, बहुत साथी जुड़े हुए हैं और अभी ये वीडियो बना के वायरल किया जाएगा तो लाखों लोगों तक ये पहुंचेगा। आरक्षण समर्थक रैलियां 14 अप्रैल 86 से पूरे देश में 100 रैलियां आयोजित हुई। सड़कों पर साइकिल यात्रा निकाली गई, गांव-गांव में साइकिल यात्राएं पहुंचाई गई और मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में जागृति चेतना का आंदोलन, सड़कों पर उतरने का आंदोलन चालू हो गया। जब ताकत बन चुकी, उन्होंने महसूस किया, तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी का बयान आया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट को हम लागू तो कर दें, पर जनमत नहीं तैयार है। भारत की जनता नहीं चाहती है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हो। मानवर कांशीराम जी ने प्रधानमंत्री के इस बयान को पकड़ लिया और कहा कि भाई मैं जनमत राजीव गांधी को दिखाता हूं, हम जनमत दिखाएंगे और जनता के ताकत आपको दिखाएंगे, जनशक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तब उन्होंने प्रोग्राम तीसरे चरण का मंडल कमीशन रिपोर्ट के समर्थन में डिजाइन किया कि आरक्षण समर्थक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएं। 8-8 जिलों के सम्मेलन और हर जगह पर जहां पर यह सम्मेलन होंगे तो 52% की लड़ाई जब हम लड़ रहे हैं तो 52,000 लोग ग्राउंड पे कम से कम इकट्ठे होने चाहिए और 52,000 रुपयों की थैली भी इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए निर्धन लोग इकट्ठा करके लेके आए। 52,000 की रैली और 52,000 की थैली, और ये कार्यक्रम को भी शुरुआत करने का सौभाग्य हम बुंदेलखंड के लोगों को मानवर कांशीराम जी ने दिया। 13 सितंबर 1986 को टाउन हॉल उरई में बुंदेलखंड के महानायक बाबू रामाधीन जी की अगुवाई में, डॉक्टर रामाधीन बाबू जी की अगुवाई में ये रैली, ये क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। और साफ गोई मानवर कांशीराम जी की देखिए कि रुपया 52,000 नहीं इकट्ठा हो पाया, 47,000 ही इकट्ठा हो पाया। तो आयोजक साथियों ने कांशीराम साहब से कहा कि घोषणा 52,000 की हो जाने दीजिए, 5,000 ही तो कम है। तो मानवर कांशीराम जी ने सख्ती से कहा कि समाज से दोगलापन मत करिए, 47,000 इकट्ठा हुआ तो 47,000 की घोषणा करिए और यह भी घोषणा करिए कि 5,000 बाद में पहुंचाएंगे। मेरे भाइयों, मानवर कांशीराम जी ने कथनी और करनी में हमेशा एकता बनाए रखी। जो कथनी है वही करनी है, और अगर लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाए हैं तो वो भी समाज के सामने जाना चाहिए। यह आगे भी हमें ध्यान रखना होगा, इससे सबक सीखना होगा। हमें बनावटीपन आगे नहीं लाना है अपने चाल चरित्र और चेहरे में। फिर उसके बाद तो देश भर में लगभग 1 सैकड़ा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए और एक व्यापक जनमत पूरे देश में तैयार हुआ कि 52% पिछड़े वर्गों की शासन प्रशासन में हिस्सेदारी 5 से 8% ही है इस समय। तो एक बहुत जागृति चेतना और विद्रोह की भावना पिछड़े वर्गों पैदा हुई और मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में गोलबंद हुए। तो 1989 में उसका परिणाम भी आया। उत्तर प्रदेश में 13 विधायक जीते,
दिसंबर 1989 में संपन्न हुए लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, और 3 सांसद भी जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचे। मानवर कांशीराम जी ने बिना विलंब किए हुए 26 दिसंबर 1989 से 30 दिसंबर 89 4-5 दिन का धरना बोट क्लब पर आयोजित किया कि जनता दल ने चुनावी घोषणा पत्र में यह लिख करके वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मंडल रिपोर्ट को तत्काल लागू कर देंगे, तुरंत लागू करेंगे। तुरंत शब्द का इस्तेमाल। तो पिछड़े वर्ग ने वोट तो दे दिया जनता दल को, पर बीपी सिंह बहानेबाजी कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने नारा दिया कि बीपी सिंह होश में आओ, चुनावी वादे पूरे करो, मंडल रिपोर्ट से मत टकराओ। बीपी सिंह मंडल रिपोर्ट लागू करो, चुनावी वादे पूरे करो, मंडल रिपोर्ट लागू करो। और 4-5 दिन का बोट क्लब पर धरना मानवर कांशीराम जी की अगुवाई में लगभग 10,000 लोग धरने पर बैठे। पार्लियामेंट के अंदर बसपा के मानवर कांशीराम जी के तीनों सांसदों ने पहली बार मंडल कमीशन रिपोर्ट के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया। कोई और सांसद उसके पहले उठाए हो तो मेरा ज्ञानवर्धन कराएंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा। पर मेरी जानकारी में कि मानवर कांशीराम जी के सांसद ने ही यह हिम्मत किया, जुर्रत किया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया गया। और उसका परिणाम यह निकला कि फरवरी 1990 में मध्य प्रदेश से 2 विधायक और जीत के आ गए, और उन्होंने मध्य प्रदेश की भोपाल की विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। उत्तर प्रदेश के विधायकों ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इसको उठाया। तो मंडल कमीशन रिपोर्ट के लिए एक जनमत बना, और जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि जनमत तैयार नहीं थी, उनकी विदाई हो चुकी थी, वो सत्ता से बाहर आ गए। भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में मनुवाद को झटका दे करके क्षत्रिय प्रधानमंत्री हो गया। क्योंकि मनुवाद की ये फितरत है कि लोकतंत्र में ठाकुरों पर भरोसा नहीं करना है। इसलिए अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी मनुवाद की पूरी रणनीति अगर देखेंगे तो ठाकुरों को वो साथ नहीं लेके आए। इसलिए कांग्रेस पार्टी शुद्धतम ब्राह्मणवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उस समय अपना घुटन्ना आंदोलन ही चला रही थी। तो मानवर कांशीराम जी ने उसके बाद जो 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मंडल रिपोर्ट की बात को सरकार माने या ना माने, पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज इस मंडल रिपोर्ट की बात से अगर सहमत हो जाए, मेरा समाज मान जाए, तो हम लड़ाई जीत लेंगे। क्योंकि हम बहुजन हैं, सरकार नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में हम ऐसी ना मानने वाली निकम्मी सरकार को पलट देंगे, नई सरकार बना देंगे। अगर वो सरकार भी नहीं लागू करती है मंडल रिपोर्ट की बात को, तो हम अपनी खुद की सरकार बनाकर मंडल रिपोर्ट को लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 9 राज्यों में मानवर कांशीराम जी को काफी व्यापक जन समर्थन मिला, और 9 राज्यों के चुनाव समाप्त होते ही 14 अप्रैल 1990 से उन्होंने बोट क्लब पर 1 लाख लोगों का धरना लगाया। मंडी हाउस चौराहा दिल्ली, बोट क्लब का मैदान दिल्ली और पुराना सचिवालय दिल्ली, इन 3 जगहों पर मानवर कांशीराम जी ने धरने लगाए कि मंडल रिपोर्ट लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा। मैं स्वयं गवाही दे रहा हूं कि उस आंदोलन में हम शरीक थे, और लगभग 1 लाख लोग 48 दिन तक दिल्ली की पार्लियामेंट के सामने डटे रहे। 26 मई 1990 को पिछड़े वर्गों का एक
छोटा सम्मेलन माननीय देवीलाल जी ने आयोजित कराया। उसमें बीपी सिंह जी को, माननीय बीपी सिंह जी को आना था, पर बीपी सिंह जी नहीं आए। उनका संदेश पत्र लेकर के तत्कालीन संचार मंत्री माननीय रामविलास पासवान पहुंचे और उन्होंने कहा, बीपी सिंह का संदेश, माननीय बीपी सिंह का संदेश पढ़ के सुनाया कि मंडल रिपोर्ट पे हम एग्जामिन ले रहे हैं और हम मंडल रिपोर्ट को एग्जामिन करा के फिर इस पे विचार करेंगे। मानवर कांशीराम जी उस सम्मेलन में मौजूद थे। उन्होंने बात को पकड़ा और माइक हाथ पे लेके कहा कि भाई, एग्जामिन तो आपने तब कर लिया था जब आपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। अब आप एग्जाम बहानेबाजी कर रहे हैं। तो जो सरकार मंडल रिपोर्ट की बात को लागू नहीं कर सकती है, वो सरकार निकम्मी है। भले हमारे 3 सांसद हैं, पर हम तिकड़म करेंगे और मंडल रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हम बीपी सिंह सरकार का एक पाया हिला देंगे। एक पाया देवीलाल है, चौधरी देवीलाल जी, और उसको मानवर कांशीराम जी ने दोस्ती उनसे किया। 2 अगस्त 1990 को जब 48 दिन का धरना समाप्त होने के बाद भी मंडल रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, तो मानवर कांशीराम जी ने कहा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। उंगली से घी निकालने के लिए जरा उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो उन्होंने 2 अगस्त 90 को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अगर बीपी सिंह ने 9 अगस्त 90 तक मंडल रिपोर्ट को लागू नहीं किया और केंद्र सरकार ने फैसला नहीं लिया, तो 9 अगस्त 90 को बोट क्लब में कांशीराम जी और माननीय देवीलाल जी की ज्वाइंट संयुक्त रैली होगी। उस रैली में ही बीपी सिंह सरकार को चलता कर दिया जाएगा। तब जाकर के 7 अगस्त 1990 को, उससे 2 दिन पहले, मंडल रिपोर्ट पे भारी मन से माननीय बीपी सिंह ने फैसला लिया और मंडल रिपोर्ट को लागू करने का 7 अगस्त 90 को ये ऐतिहासिक फैसला माननीय बीपी सिंह सरकार ने लिया। हम उनको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। पर इसके पीछे जो कारक और जो आंदोलन काम कर रहा था, तो मंडल दिवस के मौके पर उसको भुला नहीं दिया जाना चाहिए। मंडल रिपोर्ट को लागू कराने के लिए मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में जो लाखों लोगों ने देश भर में आंदोलन किया और बोट क्लब में 48 दिन तक एक लाख आदमी बैठा रहा धरने पर, उसमें बड़ी संख्या अनुसूचित जातियों और जनजातीय वर्ग की, मुस्लिम समुदाय की थी। पिछड़े वर्गों की भी लगभग उस पूरी ऑडियंस में, पूरी उपस्थिति में 30% की लगभग उपस्थिति दर्ज की गई। मुझे संतोष है कि छत्रपति साहू महाराजा के द्वारा किए गए संघर्ष का रिटर्न गिफ्ट मानवर कांशीराम जी की अगुवाई में पिछड़े वर्गों को एक बड़ी व्यापक लड़ाई, 6 वर्षों की लंबी लड़ाई, 1984 से लेकर 1990 तक एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। तब जाकर के 7 अगस्त 90 को मंडल रिपोर्ट लागू हो पाई। इसमें है माननीय बीपी सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं। बड़ा फैसला था, पर उन्होंने ये साहस दिखाया और ये फैसला हुआ। पर जनता दल के अंदर जो यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतें थीं, वो प्रभावी हो गई और युवा जनता दल के बैनर से आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाए गए और देश को गुमराह किया गया कि आरक्षण से देश टूट जाएगा। मंडल रिपोर्ट के लागू होने से देश में सरकारी नौकरियों में अयोग्य लोग, निकम्मे लोग पहुंच जाएंगे। प्रकारांतर से ये पिछड़े वर्गों को बड़ी गाली दी जा रही थी, पर इसको मेरा सहनशील समाज ने बर्दाश्त किया और झेल गया। वो उल्टे जो शोषणकारी ताकतें थीं,
उन्होंने अपने लड़कों को जलाना चालू किया, आत्मदाह चालू हुए, और 2 यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर ने आगे आकर बयान दिया सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कि आरक्षण समर्थकों को भी सड़कों पर उतर आना चाहिए। मानवर कांसीराम जी ने तुरंत 3 दिन की नोटिस पर अपने काडर को बुलाया, कार्यकर्ताओं को बुलाया। दिल्ली के एमपी कैंटीन के हाल में, नॉर्थ एवेन्यू एमपी कैंटीन का जो हाल है उसमें उन्होंने बुलाया और कहा कि खबरदार, हमारा काम हो चुका है, मंडल रिपोर्ट लागू हो चुकी है, आधी अधूरी लागू हुई है। 52% को 27% ही मिला। हम 52% को 52% देने के लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे, पर अभी आरक्षण समर्थकों को जलती आग में नहीं कूदना है और सड़कों पर नहीं उतरना है, क्योंकि मुझे पता है कि सड़कों पर कौन उतरेगा इन यूनियन मिनिस्टर के अपील पर, जिनको कांसीराम जी ने पिछले 20 सालों से आरक्षण की परिभाषा बताकर, मंडल रिपोर्ट की परिभाषा बताकर के तैयार किया है। मेरा वो कार्यकर्ता, मेरा वो काडर मंडल रिपोर्ट के लिए सड़कों पर उतर आएगा इनकी अपील पर, और उनको मारने के लिए फिर पुलिस होगी, पैरामिलिट्री फोर्स होगी, पीएसी का बल होगा, और जो उनसे बचे लोग हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और कांग्रेस के और युवा जनता दल के कार्यकर्ता होंगे। इसलिए खबरदार, किसी को सड़कों पर नहीं उतरना है। ये उन्होंने करीब 11 अगस्त को ये चेतावनी जारी किया। 9 अगस्त 90 को बीपी सिंह, माननीय कांसीराम जी और माननीय देवीलाल की संयुक्त रैली दिल्ली में आयोजित हुई। उसमें मानवर कांसीराम जी ने माननीय बीपी सिंह को बधाई दिया और कहा कि भाई देवीलाल दुखी आदमी हैं और इसलिए दुखी के साथ देना मेरा धर्म है, तो इसलिए मैं माननीय देवीलाल के मंच पे आया, रैली पर आया हूं, और मैं चाहता हूं कि देवीलाल का दुख जल्दी से दूर हो। ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा, ये नारा बड़े लोकप्रिय होकर के वो उस रैली में लगाया गया। इससे ये संकेत हुआ कि मानवर कांसीराम जी और माननीय देवीलाल की एक मजबूत जुगलबंदी शुरू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। याद रखें, दिसंबर 1989 में जो माननीय बीपी सिंह की सरकार बनी थी, उसका एक पाया 86 अथवा 88 सांसदों का वो भारतीय जनता पार्टी का था। यानी भारतीय जनता पार्टी जो 1984 में 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, वो 88 तक की यात्रा करने में जनता दल के कंधों का बड़ा योगदान था। आज अगर भारतीय जनता पार्टी शैतान हो गई है और इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है, तो उसके पीछे जनता दल के नेताओं की नासमझी भी है। मानवर कांसीराम जी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को चुनावी गठबंधन करने का दुष्कृत्य नहीं किया। मुझे पता 1995 में ही भारतीय जनता पार्टी का भारी दबाव था कि स्थानीय निकाय के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बसपा और भाजपा का चुनावी गठबंधन होना चाहिए, पर मानवर कांसीराम जी ने लात मारी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने धमकी दिया कि हम आपकी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, 4.5 महीने की सरकार आपकी गिर जाएगी। मानवर कांसीराम जी ने कहा, कल गिरती है तो आज गिर जाए, हम आपके साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे। मैं अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को नहीं अपील करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की यथास्थितिवादी ताकतों को वोट दीजिए, इनको मदद करिए, और उन्होंने अपने जीते जी कभी ऐसा नहीं होने दिया। 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत उतावली थी, और 2002 में जब यूपी में सरकार बनी तो उसमें यह शर्त रखी गई थी कि 2004 के लोकसभा चुनाव में
यूपी में 40-40 सीट पर बसपा भाजपा लड़ेंगे आधी आधी सीटें, पर 25 अगस्त 2003 को मानवर कांशीराम जी ने वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उत्तर प्रदेश की सरकार भंग करा दी गई। तो इसलिए जनता दल की मदद से जो 88 सांसद 89-90 में जीते, उन्होंने बीपी सिंह की सरकार को गिराने का काम किया। माननीय बीपी सिंह जी ने ठाकुर समाज को समझाने की बहुत कोशिश किया, हरित क्रांति का नारा दिया, पिछड़े वर्गों को साथ लेने का उन्होंने इशारा किया कि अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ ले लेंगे तो जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अर्थात ब्रह्म शक्तियों ने 45 साल से भारत में हुकूमत किया है, ब्रह्म शक्ति, तो आने वाले समय में क्षत्रिय राजपाट भी चल सकता है पिछड़े वर्गों की मदद से। पर क्षत्रिय कहां सुनने वाले थे, उन्होंने तो उल्टे नारे माननीय बीपी सिंह के खिलाफ लगाने चालू किए। पर फिर भी आज इस मौके पर हम बीपी सिंह जी को बहुत बधाई देते हैं, उनको याद करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पर इसके पीछे मानवर कांशीराम जी की रणनीतिक लड़ाई, कूटनीतिक लड़ाई का बड़ा योगदान है। मंडल कमीशन रिपोर्ट को जब जब याद किया जाएगा, मानवर कांशीराम जी को याद किए बिना यह अध्याय पूरा नहीं होगा। इसलिए डरे हुए बसपा नायक ने 2003 के बाद मंडल कमीशन रिपोर्ट को मुद्दा बनाना बंद कर दिया, क्योंकि शोषक वर्ग से सर्वजन के नारे में उलझ करके बसपा नेतृत्व भी दब करके रह गया और उनको डर लगने लगा कि अगर हम मंडल रिपोर्ट की बात, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात को मुद्दा बनाएंगे तो हमसे सवर्ण लोग नाराज हो जाएंगे। ये परवाह मानवर कांशीराम जी ने कभी नहीं किया। ये परवाह माननीय अखिलेश यादव को है, माननीय तेजस्वी यादव को है और हमारी बहना को भी है। खूब डरे हुए और डर डर करके कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए हमें निर्धनों के लोकतंत्र को कामयाब बनाना है। अगर लोकतंत्र निर्धन का नहीं है तो फिर लोकतंत्र नहीं है, ये बेमानी है, झूठा है, बकवास है लोकतंत्र। 8 नवंबर 1930 को गोलमेज सभा लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र की प्रस्तावना पहली बार रखी कि भारत में हम जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के लिए काम करने वाली जनता की सरकार चाहते हैं। अंग्रेजों ने उस पर सहमति व्यक्त किया कि हम लोकतंत्र के प्रति समर्थक हैं हम, और भारत में भी हम लोकतांत्रिक। कांग्रेस पार्टी कह रही थी राजाओं का संघ बनाते हैं, फेडरेशन ऑफ किंग, तो हम फेडरेशन ऑफ किंग बनाते हैं, राजाओं के संघ को अंग्रेज महोदय सत्ता सौंप दीजिए। पर अंग्रेजों इस पे सहमत नहीं हुए और 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में, जो 1935 में लागू किया गया, तो उसमें लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया गया कि भारत का आगे का कारोबार लोकतंत्र के आधार पर चलेगा। और 1936 में ही भारत में प्रांतीय सरकारों के लिए प्रथम आम चुनाव हो गए और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी तुरंत की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और बंबई विधानसभा में 15 लोग खड़े किए, 13 लोग जीत गए। इस प्रकार से हम पाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को लोकतंत्र में भारी सफलता मिली। भारत का अल्पसंख्यक वर्ग, जिनकी आबादी इस देश में 3-4% है, उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने गौर किया कि अगर लोकतंत्र भारत में कामयाब होगा तो फिर जिनकी आबादी ज्यादा है वो हुकूमत में आ जाएंगे, न केवल प्रांतीय सरकारों में बल्कि सेंट्रल की सरकार में भी वो आ जाएंगे। इसलिए
उन्होंने तय किया कि अगर वोटर को हम वोट बेचना सिखा दें, वोटर वोट बेचने लगे और सिखाने के ठेकेदार हम ही हैं, कान फूंक करके हम सिखाते हैं। और यहाँ की जनता को हजारों साल से हमने पढ़ने नहीं दिया, शिक्षा और ज्ञान हासिल नहीं करने दिया, सोचने विचारने की क्षमता नहीं विकसित होने दी, यहां तक कि अपने बच्चे का नाम भी नहीं रखा सकते सोच विचार के, अपने बेटा और बेटी की शादी भी अपने सोच विचार कर तारीख नहीं तय कर सकते। इतना पंगु बनाया हमने सोचने विचारने के पैमाने पर। तो इसलिए उन्होंने तय किया कि इनको हम सोच विचार का एक उल्टा तरीका बता दें कि वोट की ताकत आपके पास एक बवाले जान है, इसलिए इसको बेच लो रुपए में। और उन्होंने बेच लिया, बेचना सिखाया गया। वोट बिकने के कारण सारा लोकतंत्र का गेम धनवानों के हाथ में आ गया। जिसके पास धन होगा वही खरीद पाएगा और वही जीतेगा। पर मानवर कांशीराम जी ने निर्धनों के लोकतंत्र को कामयाब बनाया। ब्राह्मणवादी ताकतों ने यह प्रबंध किया कि लोकतंत्र को आम जनता के बीच में बदनाम कर दिया जाए, और मैं देखता हूं कि वो इस पे कामयाब हो गए। लोकतंत्र, राजनीति और नेता, ये तीनों से आम जनता को नफरत हो गई और वो नफरत का लाभ उठा रहे हैं। माननीय मोहन भागवत लोकतंत्र से के प्रति पैदा की गई नफरत नकली लोकतंत्र, ये असली लोकतंत्र नहीं है, ये धनतंत्र है। और इस धनतंत्र से जो नफरत पैदा हुई है उससे नेता के प्रति, राजनीति से प्रति, और ये बात तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पेश करते वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को चेताया था कि आज से हम दोहरी जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। इस संविधान के लागू होने के बाद कानूनी तौर पर देश में समानता स्थापित हो जाएगी, राजनीतिक क्षेत्र में समानता होगी, एक आदमी का एक वोट की एक वैल्यू, और सभी को वोट डालने के अधिकार के कारण राजनीतिक रूप से हम समान होंगे। पर जातियों में बटे होने के कारण, छुआछूत का प्रभाव अभी भी बना होने के कारण, गैर बराबरी होने के कारण ये ऊंचा ये नीचा, देश में बड़ी गैर, और आर्थिक क्षेत्र में भी गैर बराबरी है। चूंकि संपदा के स्रोतों में अल्पजनों का कब्जा है, चाहे जमीन की संपदा हो, खदानों की संपदा हो, या धंधा व्यापार की संपदा हो, फैक्ट्री कारखाने की संपदा हो, बिजनेस कारोबार की संपदा हो, इन सब पर 15% वर्ग का कब्जा है। आर्थिक गैर बराबरी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को कहा कि इस गैर बराबरी को जल्द से जल्द अगर दूर नहीं किया गया तो कठिनता से बनाए गए लोकतंत्र से जनता का भरोसा उठ जाएगा और इस गैर बराबरी से दुखी लोग इस लोकतंत्र के समाप्त कर देंगे। इसलिए आज वो हालत पैदा हो गई है। माननीय नरेंद्र मोदी लोकतंत्र, राजनीति और नेता के प्रति जो नफरत पैदा हुई है तो उसी का लाभ उठा रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों के खिलाफ जेल जाने का आदेश मैंने अखबारों में पढ़ा है, और 2 पूर्व सांसद और सांसद भी फास्ट ट्रैक हियरिंग जो हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिले, परंतु इनको जेल भेजिए ताकि नरेंद्र मोदी जनता से अपनी पीठ ठुकवा सके कि देखिए हम दागी लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो साथियों, कल सामाजिक परिवर्तन मिशन के तत्वावधान में 8 अगस्त को, चूंकि आज इतवार है और आज ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी शायद उपलब्ध नहीं रहेगा,
तो 8 अगस्त 2022 को सामाजिक परिवर्तन मिशन के कार्यकर्ता प्रत्येक जिला मुख्यालय में थोड़ी और ज्यादा संख्या में इकट्ठे होकर के कम से कम 25 आदमी 100 आदमी इकट्ठे होकर के और ज्ञापन फेसबुक वॉल में डाला गया है। हमने व्हाट्सएप से भी भेजा है। सामाजिक परिवर्तन मिशन के द्वारा ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति नव निर्वाचित राष्ट्रपति महोदया को कि पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण पर्याप्त नहीं है, जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर 52% आरक्षण लागू किया जाए, इस पे विचार करे भारत सरकार। और 2021 की जनगणना अभी प्रचलित है, चल रही है, तो इस जनगणना में जाति आधारित जनगणना कराई जाए, पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का आकलन किया जाए। और दूसरा मुद्दा है कि देश में शिक्षा पर कुठाराघात हो रहा है, खासकर बुनियादी शिक्षा हमारी समाप्त की जा रही है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 21 का में प्रबंध है, लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध भारत सरकार करे। पर एक समान शिक्षा तो नहीं मिल रही, दोहरी शिक्षा मिल रही। अमीर के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, बहुत उत्कृष्ट किस्म की शिक्षा मिल रही है, और गरीब के बच्चे को प्राइमरी शिक्षा जिसमें केवल पास ही करना है। अब तो केवल पास करने की परिपाटी स्नातक में पहुंच गई है, इंटर कॉलेजों में, हाई स्कूल में पहुंच गई है। देश के सामने भयावह संकट, विद्या के साथ घालमेल हो गया, मिलावट आ गई है ज्ञान के साथ। अभी आपके खाने की चीजों में ही मिलावट थी, अब ये ज्ञान में मिलावट है। भोथरा ज्ञान आपको दिया जा रहा है और ज्ञानी के बिना ही डिग्री दे दी जा रही है। अभी अच्छा लगेगा पर भविष्य खतरनाक है। इसलिए हमने ज्ञापन में भारत सरकार से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन जिलाधिकारी के द्वारा भेजा जाना है। उसमें यह दिया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो उत्कृष्ट शिक्षा के अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, तो इनकी संख्या 600 है, ये बढ़ा के 1 लाख किया जाए। और शिक्षा का बजट जो अभी जीडीपी का मात्र 3% है, इसको बढ़ाकर ये 25% किया जाए और 1 नेशन 1 एजुकेशन देश में लागू किया जाए। जब परीक्षाएं एक समान है, नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाएं सभी को एक समान है, तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। अफसर हो या मजदूर, किसान, सभी के बच्चों को शिक्षा हो एक समान। इसके लिए ये ज्ञापन आपको भेजा गया है, तो जिलाधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाना है। सामाजिक परिवर्तन मिशन पे विश्वास करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का मैं आह्वान करता हूं कि भारी संख्या में जिला मुख्यालय में पहुंचकर और ज्ञापन देने का काम करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।